हेलो एवरीवन। कंपटीशन क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2025-2026। ओके, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में ये पब्लिश की है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ये जो रिपोर्ट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स लाइक एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड अदर रिलेटेड बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो इससे आपके एग्जाम्स में 4 से 5 क्वेश्चंस बनने की चांसेस हैं। ओके, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। हमने आपके लिए इस वीडियो के एंड में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनाए हैं जो आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है ये क्या होती है। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल एक एनुअल रिपोर्ट जारी करती है जिसमें आरबीआई के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैंकिंग सेक्टर की क्या कंडीशन है, इकोनॉमी का क्या आउटलुक है और फ्यूचर इकोनॉमी प्रोजेक्शंस, ये इसमें सारे फैक्ट्स दिए जाते हैं। ओके, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको हर साल प्रिपेयर करता है। ओके, तो इस साल ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मई 2026 में अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज की। ओके, फिर हम बात करते हैं। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेक्शन 53 सब सेक्शन 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर सेंट्रल बैंक को सबमिट करता है। आपको याद रखना है, ये जो रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 53 सब सेक्शन 2 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करता है। ओके, तो आपसे यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो किस सेक्शन के अंदर आती है। ये आती है सेक्शन 53 सब सेक्शन 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ओके, तो हम बात करते हैं। ये जो आरबीआई ने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की है, इसकी जो बैलेंस शीट है, ओके, इस बैलेंस शीट में जो एक्सपेंड किया है वो 20.6% का एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 की, तो यहाँ जो टोटल साइज था वो था 76.25 लाख करोड़ रुपीस, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंक्रीज होके ये हुआ है 91.97 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये एक्सपेंड जो हुआ है ये हुआ है 20.6%, यानी जो अमाउंट हम देखें तो 15.72 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ओके, फिर हम बात करते हैं कॉन्टिजेंसी फंड के लिए। तो ये कॉन्टिजेंसी फंड क्या होता है। देखिए, कंटिजेंसी फंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो इसका कॉरप्स रखा है वो 1.09 लाख करोड़ रुपीस रखा है। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंटिजेंसी फंड में 1.09 लाख करोड़ करोड़ रुपीस का फंड बनाया है। अब बात करते हैं ये कंटिजेंसी फंड होता क्या है। गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंटिजेंसी फंड में ये इतना पैसा क्यों रखा है। देखिए, कंटिजेंसी फंड एक इमरजेंसी फंड है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रखा जाता है। ये इसलिए रखा जाता है अगर फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है या कोई मार्केट रिस्क होता है या कोई अनएक्सपेक्टेड बैंकिंग सेक्टर में लॉस हो जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस फंड को ऐसे क्रिटिकल टाइम में यूज करती है जिससे कि इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर को बैलेंस रखा जाए। यानी आप एक तरह से कह सकते हो कि जब कोई, आप बोलें कि जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है या जब कोई एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं मार्केट के अंदर, तो उस टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस फंड का यूज करती है। ओके, तो अभी जैसे हमने आपको बताया कि फाइनेंशियल लॉस के केस में ये फंड रखा जाता है, मार्केट रिस्क या जो अनफोर्सीन इकोनॉमिक क्राइसिस है तब इस फंड को रखा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाई डिड आरबीआई बैलेंस शीट इंक्रीज। आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो इंक्रीज कैसे हुई है और क्यों हुई है। ठीक है, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में आप देखोगे तो ग्रोथ हुई है, यानी कि जो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, आरबीआई को जो पैसा इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है उसे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी आरबीआई अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है, तो मेनली इन्वेस्ट करता है जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, ट्रेजरी बिल में, और जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, यानी जो राज्य सरकारों को जो बॉन्ड्स दिए जाते हैं वहां पे इन्वेस्ट करता है, और अदर रुपीज डिनोमिनेटेड जो सिक्योरिटीज हैं, यानी आरबीआई की जो पोर्टफोलियो में रखी गई अन्य रुपीज जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आता है। यानी ये इन्वेस्टमेंट जनरली इंडियन रुपीज में होते हैं और इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में देखें तो 44.9% की ग्रोथ हुई है, जिसकी वैल्यू बढ़कर 22.59 करोड़ रुपीस हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड होल्डिंग्स की। तो गोल्ड होल्डिंग्स का मतलब है कि आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रखा गया सोना, यानी गोल्ड रिजर्व, तो इसको हम गोल्ड होल्डिंग बोलते हैं। अगर आरबीआई गोल्ड होल्डिंग बढ़ता है
यदि आरबीआई का गोल्ड होल्डिंग बढ़ता है, इसका मतलब है कि आरबीआई ने ज्यादा गोल्ड खरीदा है या गोल्ड की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, उसको हम गोल्ड होल्डिंग्स बोलते हैं। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और मजबूत बनाता है। ठीक है, तो गोल्ड होल्डिंग्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। तो गोल्ड होल्डिंग्स में आप देखोगे 63.8% बढ़कर हुई है, जिसका टोटल जो कॉरप्स है 10.94 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। ओके, तो ये फिगर आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको याद रखना है। जो गोल्ड होल्डिंग्स है वो 63.8% यानी कि 10.94 लाख करोड़ रुपीस है। नेक्स्ट है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आरबीआई के द्वारा इंडिया के बाहर यानी फॉरेन कंट्रीज के फाइनेंशियल असेट्स में किया गया इन्वेस्टमेंट, ओके, उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें 7.9% का इंक्रीमेंट हुआ है, जो बढ़कर 52.68 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। ओके, तो आपको आपको याद रखना है, डोमेस्टिक 44.9%, गोल्ड में 63.8% और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 7.9%। ओके, अब हम बात करते हैं असेट्स कॉम्पोजिशंस की। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है उसका हम डेटा आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, असेट्स कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो 31 मार्च 2026 को जो टोटल असेट्स, डोमेस्टिक असेट्स का जो शेयर था वो कितना है, वो है 29.1%। और फॉरेन असेट्स जिसमें गोल्ड का भी शेयर है वो है 70.9%। यानी मतलब आरबीआई के असेट्स का मेजर हिस्सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और गोल्ड में इन्वेस्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक मोटा मोटा आप समझें तो 70 और अप्रोक्स 30, राइट, बट आपको फिगर याद रखनी है, 70.9% इन फॉरेन एसेट्स एंड इंक्लूड गोल्ड, एंड 29.1% डोमेस्टिक एसेट्स। ओके, तो ये एसेट्स का कॉम्पोजिशन है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इनकम। देखिए, अब देखते हैं आरबीआई ने इनकम कितनी अर्न की। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपीज सिक्योरिटीज में देखें तो रुपीज डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज से जो इंटरेस्ट इनकम हुई है वो हुई है 0.85 लाख करोड़ रुपीज से बढ़कर, यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितनी थी, 0.85 लाख करोड़ रुपीज, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1.18 लाख करोड़ रुपीज हो गई है। तो इसका जो टोटल जो ग्रोथ है वो 37.7% ग्रोथ बढ़ के हुई है, जो कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम रुपीज सिक्योरिटीज में आप देखोगे। तो नेक्स्ट है आपका जो फॉरेन सिक्योरिटीज में जो इंटरेस्ट अर्न हुई है वो 25 में 0.97 लाख करोड़ रुपीज थी, जो बढ़कर 1.08 लाख करोड़ रुपीज हुई है। इसमें जो टोटल ग्रोथ है वो 11% हुई है। राइट, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फॉरेक्स ऑपरेशन। देखिए, फॉरेक्स ऑपरेशन का मतलब है कि जो यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर में जो फाइनेंशियल ईयर में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो 53.13 बिलियन डॉलर हुए हैं। राइट, यानी कि फॉरेन करेंसी नेट सेल कारण आरबीआई को 1.69 लाख करोड़ रुपीस का एक्सचेंज गेन हुआ है। आप देखोगे जो नेट सेल है वो 53.13 यूएसडी डॉलर, जिसकी एक्सचेंज जो गेन है वो 1.69 लाख करोड़ रुपीस हुआ है। राइट, तो आपसे पूछा ये जा सकता है कि ये बताओ आरबीआई की फॉरेक्स गेन है वो कितना है, ये है 1.69 लाख करोड़ रुपीस। राइट, नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई की जो जीडीपी प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। अब हम यहाँ पे इकोनॉमी की बात करते हैं, जो एनुअल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो डेटा आया है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट दिया है, जिसमें प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है 6.9%। ओके, आरबीआई ने इंडिया की जो रियल जीडीपी रखी है 27 के लिए वो 6.9% रखी है। राइट, ओके, अब बात करते हैं 26 की क्या जीडीपी ग्रोथ रही थी। 26 की क्या रही थी, तो यहां पे आप देखोगे तो ये रही थी 7.6%। कितनी रही थी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, 7.6%। और अभी जो 27 के लिए रखी है 6.9%। यानी इसकी वजह से इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में बना हुआ है। आपको याद रखना है, देखो आपसे दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला पूछा जाएगा कि आरबीआई ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को कितना रखा है, वो रखा है 6.9%। और 26 के लिए कितना रखा था, 7.6%। राइट, नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन। देखो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर आरबीआई ने इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट है उसको भी प्रोजेक्टेड किया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो इन्फ्लेशन एस्टिमेट की है वो की है 4.6%। ठीक है, कितना किया है, 4.6%। अब ये सीपीआई क्या है, देखो सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स,
इन्फ्लेशन मेजर्स द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉमनली परचेज्ड बाई हाउस होल्ड। यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड के द्वारा जनरली परचेज की जाती हैं, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज में जो इंक्रीज होता है उसको हम सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन शो करती है जो आपका एवरेज लेवल ऑफ प्राइस है यानी गुड्स एंड सर्विसेज का, वो ओवर टाइम चेंज हो जाता है यानी इंक्रीज हो जाता है। सिंपल टर्म्स में आप समझें तो जो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है, जो ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स हैं उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन को शॉर्ट टर्म में समझें कि जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ जाते हैं उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो इन्फ्लेशन जो दिया गया है, ये जो हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं लाइक फूड, फ्यूल, हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, राइट, इनके प्राइसेस में जो एवरेज इंक्रीज आया है वो 4.6% आया है, राइट। तो आपसे एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा कि आरबीआई ने सीपीआई इन्फ्लेशन 27 के लिए क्या प्रोजेक्शन रेट रखी है, तो ये रखी है 4.6%। ओके। अब नेक्स्ट समझते हैं हम फिजिकल डेफिसिट। देखो ये फिजिकल डेफिसिट भी एक टर्म है जो कि एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने डिस्कस किया है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो टोटल एक्सपेंडिचर हैं, टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम के बीच में जो गैप होता है उसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। यानी जो गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग कर रखी है उसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाता है, उसको हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। तो ग्रॉस डेफिसिट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में 4.4% था और 27 में 4.3% है, यानी कि यहाँ जो फिजिकल डेफिसिट है वो 0.1% डाउन हुआ है, राइट। आपको याद रखना है फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए जो प्रोजेक्टेड रखा है वो 4.3% रखा है और फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 4.4% रखा है। ठीक है। तो ये आपको जो रेट्स हैं वो आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग फ्रॉड अमाउंट इंक्रीज। देखिए हर साल आप देखते हो कि बैंकिंग में बहुत सारे लोन से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, जिससे बैंक का जो लोन है जब फ्रॉड होता है तो उनकी जो असेट्स हैं वो एनपीए में चली जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 में जो ये रिपोर्ट आई है उसमें कितने फ्रॉड हुए हैं और बैंकिंग को कितना लॉस हुआ है। ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 26 में बैंकिंग ने अपना फ्रॉड अमाउंट बताया है 46% बढ़ा है, यानी इंक्रीज हुआ है बैंकिंग फ्रॉड के अंदर। तो इसका जो टोटल साइज है फ्रॉड का वो है 48,021 करोड़ रुपीज। आप देखो कितना बड़ा अमाउंट ऐसा है जो गवर्नमेंट जो बैंकिंग के पास आया ही नहीं, उन्होंने लोन के रूप में दिया मार्केट में बट वो उसको रिकवर नहीं कर पाए, वो लोन जो है वो एनपीए बन गए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रॉड का जो टोटल कॉरप्स है वो इंक्रीज हुआ है। आप देखो फाइनेंशियल ईयर 25 में जो टोटल केसेस थे वो थे 23,722, यानी इतने केसेस यहाँ पे थे 25 में। और जो फाइनेंशियल ईयर 26 में जो केसेस थे वो 10,114 केसेस थे। लेकिन आप यहाँ देखो केसेस डाउन हुए हैं बट जो अमाउंट है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है। यानी टोटल जो अमाउंट है वो इंक्रीज हुआ है बट केसेस कम हुए हैं। ठीक है। तो ये आपका बैंकिंग में फ्रॉड हुआ है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं बाइफरकेट करके कि पब्लिक सेक्टर बैंक में और प्राइवेट सेक्टर बैंक में कितना कितना फ्रॉड हुआ है। पब्लिक सेक्टर बैंक में आप देखोगे तो 35,709 करोड़ रुपीज का फ्रॉड यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में आप देखोगे तो 11,399 करोड़ रुपीज का जो फ्रॉड है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हुआ है। और जो एडवांस रिलेटेड फ्रॉड्स हैं वो टोटल हुए हैं 40,774 करोड़ रुपीज। और यहाँ पे जो केसेस आए हैं वो 8,640 केसेस यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो टोटल फ्रॉड का अमाउंट है 48,021 करोड़ रुपीज, जिसमें इंक्रीज हुआ है 46% का। फाइनेंशियल ईयर 25 में जो केसेस रिपोर्ट हुए थे वो 23,722 और फाइनेंशियल ईयर 26 में 10,114। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो अमाउंट है फ्रॉड का 35,709 करोड़ और प्राइवेट बैंक में 11,399 करोड़ रुपीज का और एडवांस में 40,774 करोड़ रुपीज का लॉस हुआ है। अब हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की, यानी जो हमने अभी ये डिस्कस किया है आपको आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है इनसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन रखा है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 इज द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट को जो आरबीआई ने एनुअल रिपोर्ट सबमिट की है वो आरबीआई के एक्ट किस सेक्शन के अंदर आया है। तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 53
सब सेक्शन 2 के अंदर ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉट परसेंटेज डिड द आरबीआई बैलेंस शीट एक्सपेंड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 26? तो ये कितना एक्सपेंड हुआ है? ये हुआ है 20.6%, यानी जो बैलेंस शीट में जो एक्सपेंशन हुआ है वो 20.6% हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द साइज ऑफ आरबीआई बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026? तो ये कितना साइज हुआ है? ये हुआ है 91.97 लाख करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट वाज ट्रांसफर टू द कंटिजेंसी फंड? यानी इमरजेंसी फंड जो गवर्नमेंट ऑफ जो आरबीआई बनाती है उसके लिए कितना फंड उन्होंने ट्रांसफर किया है? तो ये फंड ट्रांसफर किया है 1.09 लाख करोड़ रुपीस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जीडीपी ग्रोथ रेट डिड द आरबीआई प्रोजेक्टेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 27? तो कितनी रखी है प्रोजेक्टेड ग्रोथ? ये रखी है आपकी 6.9%। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सीपीआई इन्फ्लेशन रेट डिड द आरबीआई प्रोजेक्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 27? आरबीआई ने सीपीआई इन्फ्लेशन में कितनी प्रोजेक्टेड रखी है 2027 के लिए? तो ये रखी है 4.6%। राइट, इन्फ्लेशन जो है 4.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द टोटल बैंकिंग फ्रॉड अमाउंट रिपोर्टेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 26? तो 26 में टोटल जो बैंकिंग का फ्रॉड अमाउंट है वो कितना रिपोर्ट किया गया है? ये किया है 48,021 करोड़ रुपीस का अमाउंट बैंकिंग फ्रॉड में रिपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंटेड फॉर फ्रॉड अमाउंट ऑफ, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक में जो फ्रॉड का अमाउंट है वो कितना अमाउंट रिपोर्ट किया गया है? वो किया गया है आपका 35,709 करोड़ रुपीस। ओके। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो आरबीआई की रिपोर्ट से हमने देखे। ओके। तो आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। राइट। अभी हम यहाँ पे एक आपके लिए छोटा सा आरबीआई से जो रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हम शेयर करना चाहते हैं, जिससे कि आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए उनको नोट कर सको। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट की। तो आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। स्टैब्लिश हुआ था ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है कि आरबीआई का जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1 अप्रैल 1935 है। आरबीआई का एक्ट है 1934। इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था ये हुआ था 1 जनवरी 1949 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके जो गवर्नर हैं, यानी जो करंट गवर्नर हैं, ये हैं संजय मल्होत्रा। इन्होंने 11 दिसंबर 2024 में अपना कार्यभार संभाला। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किया था शक्तिकांत दास को। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आरबीआई से रिलेटेड। तो आपको कुछ यहाँ पे कुछ सजेशन देना है या आपको कुछ लगता है कि हम और भी न्यूज़ इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।